हेलो गाइस, कैसे हो? आई एम सी अमिताभ मुखर्जी वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस हीरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज का सबसे पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत कंसेप्चुअल है बाबू, जैसे अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स है, इसका भी वही हाल है। पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो, चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना? कंसेप्चुअल स्टडी करो, रटने का चीज ही नहीं है। हाँ, मेन जो बुलेट पॉइंट्स है ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, वो तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है, अगर पूरा चैप्टर का कंसेप्ट है तुम्हारे पास तो उसको तुम अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, ध्यान से देखिए। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बाबू एक चीज और बता दूं कि जितना इंपॉर्टेंट आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहता है ना बिजनेस स्टडीज में, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका केस स्टडीज का भी क्वेश्चन रहेगा। तो जो जो टॉपिक्स आप कवर करते रहेंगे, उन उन टॉपिक्स का आपको साथ में केस स्टडीज भी करते रहना है, जो कि मैं कराऊंगा। आप एकदम टेंशन मत लीजिए, हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम लोग केस स्टडी क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, जिससे टॉपिक का जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो और मजबूत हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप उस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले सवाल है कि सीबीएसई आपसे इस चैप्टर में क्या डिमांड करती है, आपको क्या जानकारी इस चैप्टर में होनी चाहिए जिससे आप सीबीएसई के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। तो सीबीएसई ने सबसे पहले ये देखिए नाम क्या रखा है, नेचर। नेचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर मींस कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम कहेंगे फीचर्स। भैया किसका कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका फीचर्स? मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट का फीचर्स पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। दूसरा चीज, दूसरा टर्म है यहाँ पे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब सर क्या होता है? सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, यूजफुलनेस। ठीक है, यूजफुलनेस किसका? मैनेजमेंट का। तो बेसिकली जब हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे तो आपके दिमाग में क्या क्या आ जाना चाहिए? सबसे पहला चीज, मैनेजमेंट होता क्या है। दूसरा, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट टर्म है, क्यों हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी जरूरत है। अगर इतना समझ जाते हो इस चैप्टर से तो आसानी से तुम हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं मैनेजमेंट, जो कि न्यूक्लियस है इस चैप्टर का, जिसके इर्द गिर्द पूरा ये चैप्टर ना घूमने वाला है। क्या होता है मैनेजमेंट? बॉस, आप मैनेजमेंट जो टर्म है ना ये रोज सुनते हो, कहीं ना कहीं सुनते हो। आज ही का मैं बात बता रहा हूं। तो आज जो है मेरी एक स्टूडेंट मेरे को कॉल की कि सर आज का क्लास में अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मुझे कहीं जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैनेज कर लेना। मैं जस्ट बता रहा हूं आपको। मैंने उसे कहा ठीक है, इसको दूसरे से नोट्स ले करके मैनेज कर लेना, मेरे वीडियोस को देख लेना, मैनेज कर लेना। मैंने उससे कहा ठीक है। आप भी अपने दोस्तों से अगर कोई पार्टी अरेंज करना है, किसी दोस्त का बर्थडे है, तो आप लोग में भी डिस्कशंस होता है, यार एक पार्टी रख रहा हूं, चलना थोड़ा मैनेज करना मेरे साथ। बोलते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट की जरूरत हर किसी को है। मैनेजमेंट जो है ये परवेजिव इन नेचर होता है, यूनिवर्सल होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए होता है, एक हाउस होल्ड में भी चाहिए होता है, एक क्रिकेट टीम के अंदर भी चाहिए होता है, एक स्कूल में भी चाहिए होता है। एवरीवेयर दिस इज रिक्वायर्ड। आपकी मम्मी हाउसवाइफ नहीं कहेंगे, मम्मी को हाउस मैनेजर कहना चाहिए। सुबह उठती है, आपके लिए टिफिन बनाती है, पहले सोचती है कि आपके लिए क्या टिफिन बनाना चाहिए, और जो टिफिन के लिए सोचती है फिर सोचती है कि इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए।
भाई कितना क्वांटिटी मेरे बेटे या बेटी को टिफिन में मुझे देना है। फिर आज ब्रेकफास्ट में घर के बाकी लोगों के लिए क्या बनाना है, लंच में क्या बनना है। जब डिफरेंट मेड्स आपके घर पे आते हैं तो उनको वो डायरेक्शंस देती है कि भाई आज ये बनेगा, आज लंच में ये बनेगा, डिनर में ये बनेगा। फिर जब मेड्स उसको बना के चली जाती है तो फिर आपकी मम्मी उसको टेस्ट करती है कि क्या मैंने जिस तरह से कहा था मेड्स ने वैसा ही खाना बनाया या नहीं बनाया। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताया कि मम्मी सुबह उठ करके आपका टिफिन प्लान करती है, इसे प्लानिंग कहते हैं। टिफिन के लिए, टिफिन बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या सब्जियां चाहिए और क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इनको जुगाड़ करती है, इसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। जो मेड्स आपके घर आ रही है, इन सारे मेड्स को उनके एफिशिएंसी के अनुसार उनके काम में लगाना, इसको स्टाफिंग कहते हैं। फिर उन मेड्स को डायरेक्शंस देना, उनको मोटिवेट करना कि अरे भाई बढ़िया से काम करो और जल्दी से काम करो, विद इन टाइम काम करो, इसे कहते हैं डायरेक्टिंग। और सबसे अंत में खाने को टेस्ट करके वो देखती है कि खाना अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग बना है कि नहीं बना है। नहीं बना है तो अगली बार उसमें कैसे सुधार किया जाए, इसे कहते हैं कंट्रोलिंग। यही तो है मैनेजमेंट, यही तो है मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बस इसी, ये जो मैंने आपको गिनाया कुछ टर्म्स, इसी के इर्द गिर्द मैनेजमेंट घूमता है। और इसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है। अब आपके सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज, तो जाहिर सी बात है हमें हाउस होल्ड्स के बारे में तो पढ़ना नहीं है, मम्मी के मैनेजमेंट के बारे में तो पढ़ना नहीं है। हमें मैनेजमेंट के इन फंक्शंस को किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट को फॉर्मली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। बाबू ये जो प्रोसेस मैंने लिखा ये कोई मामूली टर्म नहीं है, इसको बढ़िया से अंडरलाइन कर लो। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals, with the aim of achieving goals effectively and efficiently, effectively and एफिशिएंटली। बाबू ये दोनों भी कोई मामूली टर्म नहीं है, ठीक है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो अब हम इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसको बढ़िया से समझते हैं। देखो, कहता है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ टास्क। प्रोसेस मींस एक कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ टास्क, ना रुकने वाला, कंटिन्यूअसली चलने वाला सीरीज ऑफ टास्क, यानी ऐसा टास्क, नंबर ऑफ टास्क जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ठीक है, क्या है मैं और डिटेल्स में बताऊंगा। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब मैंने क्या बोला? ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस टास्क्स व्हिच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, चीजों को पूरा करने के लिए। ये टास्क जो हम लोग करते हैं वो चीजों को, गोल्स को पूरा करने के लिए, यहां लिखा हुआ है फॉर अचीविंग गोल्स। ठीक है, अपने गोल्स, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। कैसे पूरा करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इनका भी अलग अलग मतलब होता है। इफेक्टिवली मतलब क्या, एफिशिएंटली मतलब क्या, सब हम समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इस डेफिनेशन में से मैं पिक करता हूं इस टर्म को, दैट इज प्रोसेस। ठीक है, दूसरा टर्म मैं पिक करता हूं इफेक्टिवली।
effectively, और तीसरा टर्म मैं पिक करता हूं efficiently। बहुत ध्यान से देखना, efficiently। अब क्या होता है तीनों, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस का। ये जो प्रोसेस था, इस डेफिनेशन में एक टर्म था प्रोसेस। इसका मतलब मैंने क्या बोला, इसका मतलब मैंने क्या बोला, सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड टास्क। ठीक है, इसका मतलब इसमें ऐसे बहुत सारे टास्क है जो कंटिन्यूअसली एक ऑर्गेनाइजेशन में होते रहता है, और जो ये सारा टास्क एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे इसका सबसे पहले नंबर पे आता है प्लानिंग। प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग मतलब व्हाट टू डू, या फिर टू सेट गोल्स, है ना। हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या अचीव करना है, कितने, सपोज करो कोई इंडस्ट्री है जहां पे फैंस बनता है, सीलिंग फैन, टेबल फैंस, ये सब बनता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है, ये जो प्रोसेस का सबसे पहला जो टास्क होता है, ठीक है, वो होता है प्लानिंग। इसमें हम क्या करते हैं, टू सेट गोल्स सेट करते हैं कि मुझे इन द मंथ ऑफ मे 2026 में, इन द मंथ ऑफ मे महीने में मुझे कितने पंखे बनाने हैं, कितने पंखों का मैन्युफैक्चरिंग करना है। ये एक गोल सेट कर लिया हमने, ठीक है। लेटस से 5000 पंखे बनाने हैं, ये हमने गोल सेट किया कि हमें कितने फैंस बनाने हैं, 5000 फैंस बनाने हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 1000 पर फैन। हमने ये टारगेट सेट किया कि भैया मुझे 5000 फैंस बनाने हैं, और एक एक फैन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, 1000 रुपया। यानी 1000 रुपए में मुझे एक फैन बना लेना है, कॉस्ट उतना होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहला टास्क होता है, ये प्रोसेस के अंदर ये सबसे पहला टास्क होता है। और याद रखो, ये सारा प्रोसेस हम क्यों करते हैं, फॉर अचीविंग आवर गोल्स, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, जो गोल हम सबसे पहले यहां पे सेट करते हैं। नंबर 2 में आता हूं। नंबर 2 है ऑर्गेनाइजिंग। क्या है इसका मतलब, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब अब जरा तुम सोचो, आराम से सोचो कि भाई हमने जो प्लान किया कि हमें 5000 फैंस प्रोड्यूस करना है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए होगा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, इसके लिए हमें लेबर चाहिए, एफिशिएंट लेबर चाहिए जो फैन बनाने में माहिर हो। एक 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 फैन, इन सारे लेबर्स का एक सुपरवाइजर चाहिए होगा जो कि इन लेबर्स को कॉन्स्टेंटली क्या करता रहेगा, सुपरवाइज करता रहेगा। एक अकाउंटेंट चाहिए होगा जो ये निकाल सके कि पर फैन बनाने में कितने खर्च आ रहे हैं। तो ऐसे कई तरह के रिसोर्सेज चाहिए, पैसे तो चाहिए फैन बनाने के लिए, रॉ मटेरियल ला रहा हूं, लेबर का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, पावर है, फ्यूल है। ये पावर फ्यूल जितना भी इंग्रेडिएंट्स है सब बिना पैसे के नहीं हो पाएगा, इन सब के लिए हमें पैसे चाहिए। तो इन सारे रिसोर्सेस को जब हम इकट्ठा करते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी कलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमने रिसोर्सेस कलेक्ट कर लिया और उनको एक दूसरे से मिला दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया, सबको एक दूसरे से मिला दिया, ताकि सब कोई मिल करके एक ही गोल को अचीव करे कि भाई 5000 फैन हमें बनाना है। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। सर प्रोसेस का तीसरा नंबर में क्या आता है, नंबर 3 में आता है स्टाफिंग। ठीक है, पहले हमने प्लान किया, फिर हमने रिसोर्सेस कलेक्ट किया, अब क्या करना है, स्टाफिंग का मतलब होता है टू पुट ए राइट पर्सन फॉर द राइट टास्क।
फॉर द राइट टास्क या फिर इन द राइट टास्क, इन द राइट टास्क। इसका मतलब होता है कि सही व्यक्ति को सही काम में लगा देना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा कि एक अकाउंटेंट मुझे चाहिए जो ये कॉस्ट प्राइस हमारा निकाल के दे कि सर 5000 पंखे तो हमने बना लिए, उसके कॉस्ट आपने जो कहा था 1000 रुपया उतने में वो बन गया, सपोज करो। तो उसका हिसाब किताब रखने वाला एक आदमी होना चाहिए। अगर वो एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो या एमबीए फाइनेंस हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो ये लोग सही होते हैं जिनको फाइनेंस का नॉलेज है, वो ये हिसाब किताब करके आपको दे सकता है। तो इस तरह से सही लोगों को चुनना और उनको सही काम में लगा देना। अब फैन बनाने के लिए जो कॉइल लगता है, कॉइल का जो बाइंडिंग होता है उसके लिए स्पेशल लेबर चाहिए होता है। अब मान लो मैं किसी ऐसे आदमी को वहां डाल दिया जिसको इसके बारे में आइडिया ही नहीं है, तो फिर वैसे तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सही काम के लिए सही व्यक्ति को अपॉइंट करना और उसको उस काम पे लगा देना, इसे स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, ये होता है डायरेक्टिंग। नंबर 4 की अगर मैं बच्चों बात करूं, ये होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है ये जो एम्प्लॉइज अपने अपने काम में लगे हुए हैं, ये जो एम्प्लॉइज अपने अपने काम में लगे हुए हैं, इनका अपना पर्सनल गोल्स भी होता है। जरा सोचो कि तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हो, काम करते हो, तो तुम अपना पर्सनल नीड्स भी पूरा करते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम हो, तुम रिनाउंड हो जाओ उस कंपनी में, तुम मालिक के नजर में चले जाओ, तुम अच्छे सैलरी का डिमांड करो, यानी तुम्हारे मन में एम्बिशन हो कि मैं ज्यादा सैलरी अर्न करूं। तो अलग अलग एम्प्लॉइज का ना अलग अलग एम्बिशंस होता है, तो उनको उनका एम्बिशंस पूरा करने के लिए मोटिवेट करना, ये होता है डायरेक्टिंग। और इस तरह से मोटिवेट करना ताकि वो जितने एम्प्लॉइज आपके यहां काम कर रहे हैं वो अपना जो एम्बिशंस है उसको तो पूरा कर ही रहे हैं, साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है जो हमने यहां सेट किया था उसको भी साथ में पूरा कर रहे हैं। तो ये काम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम डायरेक्टिंग कहते हैं। तो डायरेक्टिंग में दो चीज याद रखना, एक तो मोटिवेटिंग, टू मोटिवेट अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, एंड टू सुपरवाइज और उनके काम को सुपरवाइज करना कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इतनी उम्मीद से मैंने उनको काम में लगाया है, क्या वो सही से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसे कहते हैं डायरेक्टिंग। और सबसे अंत में नंबर 5 में आता है कंट्रोलिंग। बच्चों कंट्रोलिंग क्या होता है? देखो, काम जब हमने ये जो टारगेट रखा है, जरूरी नहीं होता है कि हमेशा वो टारगेट जो है ना हमारा पूरा हो जाए। ऐसा हो सकता है कि किसी कारण बस मान लो पावर फेलियर हो गया, कोई लेबर है, लेबर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, 2 दिन स्ट्राइक हो गया फैक्ट्री में, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोविड जैसा पैंडेमिक आ गया तो हमारा टारगेट पूरा नहीं हो सका। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है इंसिडेंट जिस वजह से ये टारगेट जो हम सेट करते हैं वो कभी कभी पूरा नहीं भी होता है। तो उनके रीजंस को ढूंढना, उन लूप होल्स को ढूंढना और अगली बार ये मेक श्योर करना कि अगली बार ये रिपीट ना हो, उसके लिए आपको स्टेप्स लेना है, उसे कहते हैं कंट्रोलिंग, उसे कहते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग बेसिकली क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि अपना जो टारगेट है उसके साथ एक्चुअल को कंपेयर करना। मान लो एक्चुअली हमने 4000 फैन ही बना पाया और हमारा टारगेट था 5000 फैंस का, और एक्चुअल हमने बनाया 4000। तो जो हमारा एक्चुअल है उसको टारगेट के साथ कंपेयर करना और देखना कि अगर टारगेट फुलफिल नहीं हुआ है तो किन कारणों से नहीं हुआ है, और उस कारण को ढूंढ करके फिर उन लूप होल्स को कंट्रोल करना ताकि अगली बार वो चीज ना हो। तो ये 5 टास्क या 5 फंक्शंस इस प्रोसेस वर्ड के अंदर आता है। तो मैंने कहा था आपसे ये प्रोसेस छोटा मोटा टर्म नहीं है, इसके अंदर ये बहुत वाइडर टर्म है। तो क्या क्या आता है प्रोसेस के अंदर, इसको याद रखोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 टर्म्स है अंडर प्रोसेस। अब आता हूं इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का क्या मतलब होता है?
इफेक्टिवली का मतलब होता है टू डू द राइट टास्क एंड टू कंप्लीट द गिवन टास्क ऑन टाइम। ठीक है, इसका मतलब कि टू डू द राइट टास्क, आपको राइट टास्क करना है, ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा सीधा आप कर रहे हैं। इस गोल से रिलेटेड जो टास्क है उसी टास्क पे फोकस करना है और इस टास्क को कंप्लीट करना है इन टाइम, समय के अंदर इस टास्क को पूरा कर देना है। इसे कहते हैं इफेक्टिव वर्क। बात समझ गए? तो प्रोसेस में इतना सारा फंक्शंस है, इतना सारा फंक्शंस है। इफेक्टिवली का मतलब होता है, इफेक्टिवली का मतलब होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर रहे हो इफेक्टिवली, मतलब आप समय के अंदर, ऑन टाइम, समय के अंदर आप इस टास्क को पूरा कर रहे हो। टू डू द राइट टास्क, टू डू द राइट टास्क विद इन द गिवन टाइम। आपको जो 1 महीने का समय मिला था उस 1 महीने के अंदर आपने टास्क को पूरा कर लिया, इसे कहते हैं इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब ये होता है। और आखिरी टर्म था इसमें एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का क्या मतलब होता है? एफिशिएंटली का मतलब होता है टू डू द टास्क राइटली, टू डू द टास्क राइटली। बड़ा बड़ा माइन्यूट सा दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें क्या लिखा था मैंने? टू डू द राइट टास्क, जो सही है, सही वर्क है उसको करना। और एफिशिएंटली में क्या लिखाया? टू डू द टास्क राइटली, जो टास्क आपको दिया गया है उसको राइटली करना, उसको राइटली करना, सही सही करना, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कर देना, राइटली करना। ठीक है। एंड दूसरा होता है विथ मिनिमम कॉस्ट, विथ मिनिमम कॉस्ट, मतलब कि टास्क को करेक्टली करना, राइटली या करेक्टली भी हम कह सकते हैं इसको, राइटली या फिर करेक्टली कह सकते हैं। और विथ मिनिमम कॉस्ट, विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्च में करना है। हमने टारगेट रखा था 100,000 रुपए पर फैन का, तो आपको चाहिए कि 1,000 रुपया क्रॉस ना करे, या तो 1,000 रुपए से कम में आप उस टास्क को कर लो या फिर 1,000 रुपए में कर लो। इसे कहते हैं एफिशिएंटली। तो इफेक्टिवली का मतलब होता है, यहां पे हमने टारगेट रखा था कि 1 महीने के अंदर 5,000 फैंस हमें बनाना है, तो आपने 1 महीने के अंदर काम को पूरा कर लिया, इसे कहते हैं इफेक्टिवली। और एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आपने काम को पूरा तो कर लिया, फिर और साथ में विथ मिनिमम कॉस्ट आपने पूरा किया, यानी जो हमारा टारगेट था कि 1,000 रुपए में करने का, आपने उसे 1,000 रुपए में पूरा कर लिया। दिस इज एफिशिएंटली। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों टर्म तुम बहुत अच्छे से सीख गए। मैनेजमेंट के डेफिनेशन के अंदर जो आता है प्रोसेस, उसके अंदर आता है ये 5 फंक्शंस। इफेक्टिवली मतलब आप समझ गए, विद इन टाइम उसको पूरा करना, और एफिशिएंटली का मतलब विद मिनिमम कॉस्ट उस टास्क को पूरा करना। क्लियर है? क्लियर है। एक चीज और इसमें हम लोग जोड़ सकते हो, विद मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम यूटिलाइजेशन, या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लिखते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हम सबको पता है, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो काफी लिमिटेड होता है। तो हमें चाहिए कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, यानी रिसोर्सेज की बर्बादी ना हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो। तो ये तीनों टर्म का आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में बात करेंगे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। क्या ये दोनों टर्म एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मैनेजर इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कोई मैनेजर एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, आए दिन होता है।
मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लो ये जो गोल हमने सेट किया था 5000 फैंस का, तो हमने 3 मैनेजर अपॉइंट किया है। लेटेस्ट से हमने 3 मैनेजर अपॉइंट किया है। पहला है मिस्टर ए, दूसरा है मिस्टर बी, तीसरा है मिस्टर सी। बाबू इस एग्जाम्पल को समझ जाओगे ना तो पूरा इफेक्टिव और एफिशिएंट ये दोनों टर्म तुम्हारे दिमाग में बढ़िया से चला जाएगा। देखो मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए क्या करता है, 5000 फैंस ये पूरा बना लेता है। 5000 फैंस विद इन टाइम ये अपने लेबर को मोटिवेट करके सुपरवाइज करके बढ़िया से इसको बनवा लेता है। और साथ में इसका कॉस्टिंग आता है 1000 पर फैन, 1000 पर फैन। तो मिस्टर ए को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि विद इन द टाइम इन्होंने 5000 फैंस बना लिया। और उसे एफिशिएंट भी बोलेंगे क्योंकि उन्होंने कॉस्ट का पूरा ध्यान रखा और 1000 रुपया पर फैन में इस प्रोडक्शन को पूरा कर लिया, इस प्रोडक्शन को पूरा कर लिया। मिस्टर बी की बात करते हैं। मिस्टर बी क्या किया, 4000 फैन बनाया और कॉस्ट 1000 पर फैन रखा, या फिर थोड़ा सा इसको बदलते हैं, चलो 900 पर फैन रखा। अब मेरे को एक चीज बताओ, इन्होंने क्या हमारे टारगेट को पूरा किया? हम तो 5000 फैन का टारगेट लेके चल रहे थे और ये बनाया केवल 4000 फैन, यानी ये इफेक्टिव नहीं हुआ। लेकिन कॉस्ट की अगर हम बात करें, हमने कहा था मिनिमम 1000 रुपया होना चाहिए और मैक्सिमम 1000 रुपया होना चाहिए, और इन्होंने वो काम 900 रुपए में करके दिखा दिया। तो एफिशिएंट तो है पर इफेक्टिव नहीं है। एफिशिएंट तो हो गया, मिनिमम कॉस्ट में कर दिया, लेकिन इफेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि वो 5000 फैन नहीं बना पाया। क्लियर है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मैनेजर को पसंद करेगा जो इफेक्टिव प्लस क्या हो, एफिशिएंट हो। इफेक्टिव हो प्लस एफिशिएंट हो। यानी मिस्टर बी इज नॉट एन आइडियल मैनेजर। क्लियर? अब सी की बात करते हैं। सी क्या करता है, सी क्या करता है, सी क्या करता है, ये 5000 फैन बनाता है, लेकिन ये 1200 रुपया पर फैन के कॉस्टिंग में बनाता है। तो क्या कहोगे इसे तुम इफेक्टिव तो कहोगे क्योंकि इन्होंने टाइमली 5000 फैंस बना दिए जो हमारे टारगेट थे, लेकिन कॉस्ट इन्होंने, हमने इनसे कहा था मैक्सिमम 1000 रुपए होने चाहिए, इन्होंने 1200 रुपया पर फैन लगा दिया। कुछ लेबर शॉर्टेजेस हो गया था, लेबर से ओवर टाइम करवा दिया, पावर ब्रेकडाउन हो जाने के कारण लेबर से ओवर टाइम कराना पड़ा तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ा, फैन का कॉस्टिंग बढ़ गया। यानी ये जो मिस्टर सी है इज नॉट एफिशिएंट, वो एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव है पर एफिशिएंट नहीं है। और मैंने क्या बोला, एक आइडियल मैनेजर वो होता है जो इफेक्टिव भी होता है प्लस एफिशिएंट भी होता है। यानी अगर इन तीनों में तुम्हें चूज करना पड़े तो तुम ऑब्वियसली चूज करोगे मिस्टर ए को, बिकॉज वो इफेक्टिव भी है और साथ में एफिशिएंट भी है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं तुमको बता रहा हूं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा और डीपली इसको चर्चा करते हैं। तो अब बच्चों आ जाओ, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहां पे मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, एक बनाऊंगा बेसिस का, दूसरा मैं इफेक्टिवनेस का बनाता हूं, इफेक्टिवनेस का बनाता हूं, और तीसरा मैं एफिशिएंसी का बनाता हूं। ठीक है, एफिशिएंसी का बनाता हूं। बच्चों आप देखते हैं, देखो सबसे पहला जो डिफरेंस हम लोग यहां से ढूंढने की कोशिश करते हैं वो है मीनिंग। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द टास्क ऑन टाइम, किसी भी टास्क को टाइमली पूरा करना, ये इफेक्टिवनेस होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द टास्क करेक्टली
विथ मिनिमम कॉस्ट, जो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं, फोकस। इट फोकसेस ऑन द एंड रिजल्ट। इसका फोकस रहता है एंड रिजल्ट पे कि किसी तरह से मुझे 5000 फैन का जो टारगेट मिला है उसे पूरा करना है। 5000 फैंस का जो टारगेट मिला है उसे पूरा कर देना है। एफिशिएंसी का फोकस रहता है टू डू द टास्क करेक्टली with मिनिमम कॉस्ट, यानी टास्क को करेक्टली पूरा करो विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। जो इसका मीनिंग में भी हमने पढ़ा था, फोकस का भी वही चीज है, इसका फोकस भी उसी चीज पे रहता है कि किस तरह से हम टास्क को मिनिमम कॉस्ट में पूरा कर ले। और इसका फोकस कहां पे रहता है, एंड रिजल्ट पे रहता है कि हमारा गोल क्या है, हमें इस मंथ में कितना टारगेट पूरा करना है। और फिर आता है कंसर्न। इसका कंसर्न क्या है, इट इज कंसर्न्ड ऑन कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम के अंदर टास्क को पूरा करना। और इसका क्या होता है, इट इज फोकस्ड ऑन, बच्चों यहां पे एक नया टर्म मैं लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट इज completing the task with minimum cost and maximum output। आई होप बच्चों आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी समझ में आ गया। हमेशा याद रखो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। यू कैन नॉट बी, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, यू कैन नॉट बी इफेक्टिव विदाउट बीइंग एफिशिएंट। यू कैन नॉट बी इफेक्टिव विदाउट बीइंग एफिशिएंट, अर्थात आप इफेक्टिव नहीं कहला सकते हो अगर आप एफिशिएंट नहीं हो तो, फिर आप बेकार का मैनेजर हो। You cannot be efficient if you without being effective, और उल्टा you cannot be efficient without being effective। आप efficient तब तक नहीं होगे जब तक आप effective नहीं होगे। यानी मैनेजर बनने के लिए आपको दोनों चीज साथ में पूरा करना चाहिए। You must be effective as well as efficient। बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगले क्लास में मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।